नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में फाइनली देवेंद्र फडणवीस ने ओथ यानी कि शपथ ले ली है। अब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार 2014 में, फिर 2019 में एक बार शपथ ली थी और फिर पलटी मार ली थी पवार साहब ने, वो वाली, और ये तीसरी बार हुआ है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या-क्या चुनौतियाँ इनको सामना करना पड़ेगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब एकनाथ शिंदे ने ये नहीं कहा कि वो शपथ लेंगे। लेकिन अजित पवार ने कहा कि मैं तो शपथ लूँगा, और फिर लोगों को हँसी आई, और फिर एकनाथ शिंदे ने फिर से कहा कि हाँ, आपको तो शपथ सुबह-शाम आप लेते रहते हो। तो प्रश्न ये है कि क्या ये दूसरे उद्धव ठाकरे बनेंगे? क्योंकि राजनीति में ये होता है कि भले ही व्यक्ति 4 लोगों के बीच में कुछ भी दिखाए, यही दिखाए कि मैं रास्ते का रोड़ा नहीं बनूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी सरपंच तक की पोस्ट जो है वो छोड़ नहीं सकता है। और कई लोगों का तर्क भी ये है कि नीतीश कुमार के केस में कम सीटों पे भी उनको सीएम बना दिया था। तो उनको सीएम इसलिए बनाया गया था क्योंकि भाजपा के पास कोई नेतृत्व था नहीं। लेकिन यहाँ पे तो नेतृत्व बहुत सारा है। देवेंद्र फडणवीस जैसा सशक्त नेता है, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली उद्धव ठाकरे और शरद पवार को खत्म कर दिया। हालांकि कम राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कमबैक किसी का भी हो सकता है, ऐसा इससे मना नहीं किया जा सकता। किंतु ये टाइम पे इस चुनाव में बुरी तरह से कोलैप्स कर दिया गया है। तो देवेंद्र फडणवीस को इसलिए इस बेसिस पे सीएम बना दिया गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, जैसे हाव-भाव देखेंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये संकेत दिया है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बहुत अलग नहीं है। देर-सवेर कुछ ना कुछ तो इनकी खिचड़ी पकेगी। आज इनके पास में मौका नहीं है, लेकिन साल, 2 साल में, 3 साल में ये कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे दिक्कत हो। अब जैसे उद्धव ठाकरे ने किया था, वैसा ही इनके साथ भी होना है। 2014 में वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी नहीं गए थे। तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे आगे चल के परेशानी की वजह बने। अब केंद्र की जो लीडरशिप है, उसे इससे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अगर ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो ये अगली बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इतनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जैसे गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएम कैंडिडेट बन रहे थे मोदी जी, वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को रखा जाता है जो कुछ ना कुछ अनर्गल बयान देते रहें समय-समय पे। जैसे आप यूपी में देखेंगे, जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया गया है कांग्रेस से लाके। केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया है, जो बार-बार दिल्ली जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बोलते हैं कि पार्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सरकार इम्पोर्टेंट नहीं है, संगठन इम्पोर्टेंट है। संगठन अगर ज़रूरी है तो आप सरकार में क्यों हो, मुख्यमंत्री क्यों हो? जबकि वो केशव प्रसाद मौर्य खुद की ही सीट नहीं जीत पाते, फिर भी उनको उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना के रखा है। भूपेंद्र चौधरी खुद की सीट नहीं जीत पाते, लेकिन फिर भी वो यूपी के बीजेपी अध्यक्ष हैं। तो ऐसे लोगों को इसलिए रखा गया है कि समय-समय पे ये उल्टे-सीधे बयान दें और योगी आदित्यनाथ का कचरा करें। ऐसे ही अनुप्रिया पटेल के भी आप बयान देखोगे, निषाद पार्टी के भी जो संजय निषाद हैं, उनकी भी जो बयान देखेंगे तो आपको एकदम अलग लगेगा। बीच में चिराग पासवान भी आरक्षण पे ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे लोगों को जानबूझ कर रखा जाता है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार, ये अब जब इनका एजेंडा पूरा नहीं होगा, तो ये बीच-बीच में कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देंगे जो बिल्कुल ही अलग होगा। हालाँकि इससे पहले, जो चुनाव से पहले भी अजित पवार ने ऐसी चीज़ें की हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो नारा है भाजपा का, बटेंगे तो कटेंगे, उसको नहीं मानते हैं। सेम पंकजा मुंडे ने भी कहा था कि हम नहीं मानते, महाराष्ट्र में ये नारा नहीं आने देंगे। ऐसे ही अजित पवार ने ये भी कहा था कि जितनी सीटों पे वो लड़ रहे हैं, उस पे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की रैली नहीं होगी। और कई बार क्रेडिट लेने की भी कोशिश की गई है लाडली बहना योजना की। तीनों ही पार्टियों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कह रहा है अजित पवार की स्कीम थी, कोई कह रहा है एकनाथ शिंदे की स्कीम थी, कोई कह रहा है देवेंद्र फडणवीस की स्कीम थी। और भी चुनौतियां हैं जो
इनको धारावी का रीडेवलपमेंट करवाना है, जो 97 में पहली बार प्रपोज हुआ था, आज तक कभी नहीं हो पाया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 2024 में शुरू फर्स्ट हाफ में बन के तैयार होना था, अब वो आगे बढ़ गया, 2025 में अक्टूबर तक होगा। अटल सेतु के क्रैक्स, वो तो सबको ही पता है। बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या है, बेरोजगारी है, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, लोग फुटपाथ पे सोने के मजबूर हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे सोने को मजबूर है। मुंबई की जो हालत है, जो क्राइम रेट है, जैसी है जो बदलापुर में जो हुआ था, वो सभी को पता है। हालांकि विपक्ष को उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, किंतु समस्याएं हैं। कर्जा जो महाराष्ट्र पे है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी फ्रीबीज भी जो बढ़ती जा रही है। तो सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मिडिल क्लास पे बोझ डालना पड़ेगा, नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और दूसरे जो चीज़ें हैं, उसके कारण लोगों को नौकरियां मिलनी नहीं है, और जिनकी नौकरियां हैं उनकी भी नौकरियां चली जाएंगी। टॉक्सिक वर्क कल्चर बढ़ता जा रहा है। जो सी एना सेबेस्टियन के साथ हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है कि 24 साल की लड़की को हार्ट अटैक आ गया काम करते करते। और इनके जो नेता हैं ये बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कोई लेबर लॉस नहीं है। वेल्स फार्गो करके कंपनी है, उसके भी कोई थे, उनके एम्प्लॉय की डेथ हो गई, 4 दिन तक पता ही नहीं चला। तो आप देखिए कि क्या हालत है, लोग कैसे आज भी बस और ट्रेन में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। अगर आप मुंबई में लोग को कैसे लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं वो देख लोगे तो आपको ही घबरा जाओगे। पुणे हो, मुंबई हो या कोई और सिटी हो, उसमें 5 घंटे की अगर बारिश हो गई तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। प्लस पानी की समस्या जो विदर्भ में है, मराठवाड़ा में है, वो अलग है, ट्रेन तक चलानी पड़ गई थी। किसानों की समस्या है, कपास का किसान है, उसके बाद और भी दिक्कतें हैं, जो किसान की आत्महत्या कम हुई नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो जो कृषि कानून आए थे उसको वापस लिए गए, उसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़रूरी था या ये बाकी चीज़ें, बाकी जो कानून थे वो भी ज़रूरी थे, तो आप महाराष्ट्र में लागू करके किसानों का भला कर देते। लेकिन आपने जो किया उसमें आपको खुद को ही कन्विक्शन नहीं है, आप ही उसमें कन्विंस नहीं हो तो फिर बात ही खत्म हो गई। दूसरा फिर ये जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं, एमपीएससी, उससे भी रिलेटेड कई सारी समस्याएं हैं लोगों को, जो सालों साल चलती रहती हैं। कभी परीक्षा नहीं होती, कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, इसकी अलग दिक्कतें हैं। महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है। और जो इंडस्ट्री थी वो कई सारी इंडस्ट्री गुजरात में शिफ्ट हो गई हैं, जैसे टाटा का एयरबस प्लांट था। गिफ्ट सिटी थी जो मुंबई में आने वाली थी, 10,000 जॉब्स क्रिएट करने वाली थी, वो गांधीनगर शिफ्ट हो गई है। और जो रत्नागिरी में रिफाइनरी आ रही थी उसका अब कोई नाम ही नहीं है। 5-6 साल पहले नाम आता था, लोग विरोध करते थे, अब वो कब आएगी ये भी लोगों को नहीं पता है। ड्रग पार्क का भी सुनने में आ रहा था, वो भी बंद हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा था चिप का, वेदांता का, वो भी बंद हो चुका है। जो डायमंड मर्चेंट्स थे मुंबई के, वो सूरत में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि उनको सस्ता लेबर मुंबई के कंपैरिजन में सूरत में मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो लोग जा रहे हैं ना, गुजरात शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है। जो स्टार्टअप्स 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं, तो अब स्टार्टअप्स को उतनी फंडिंग भी नहीं मिल रही है, तो उन पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जॉब जा रही है। कई तो न्यूज़ ऐसी है कि प्रोफेसर्स को इतने एडमिशन मिल नहीं रहे हैं, तो प्रोफेसर्स को सैलरी नहीं मिल रही, तो उनको डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है। तो समस्या बहुत सारी हैं महाराष्ट्र में और देशव्यापी में भी, जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। और ऐसे तत्व समय समय पे आगे आते रहेंगे, जहाँ पे जो आपको दिक्कतें देते रहेंगे। पिछली बार भी 2018 में भीमा कोरेगांव का दंगा हुआ था। एकनाथ शिंदे जब सीएम थे तब भी दंगे हुए थे अकोला में। उद्धव ठाकरे के टाइम पे भी अमरावती में दंगे हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, मराठा आरक्षण भी एक समस्या है, मनोज जरांगे पाटिल हो या कोई और हो,
वो समय-समय पे आते रहेंगे क्योंकि विपक्ष कोशिश करता रहेगा, प्रोटेस्ट होंगे महँगाई, बेरोज़गारी पे और नए-नए मुद्दे आते रहेंगे। तो इससे भी निपटना है। ये बताया जाता है कि एक सफल प्रशासक हैं देवेंद्र फडणवीस, तो इनसे भी निपटना पड़ेगा और समय के साथ जो मिडिल क्लास है, उसका रुझान धीरे-धीरे कम होता जाएगा क्योंकि उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है। कभी ना कभी उसको समझ में आएगा क्योंकि वो घर खरीद नहीं सकती और उसकी सेविंग्स भी कम होती जाएगी क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स लग चुका है, एफडी में भी टैक्स लग चुका है, डिविडेंड में भी टैक्स लग चुका है, शेयर मार्केट में टैक्स है। तो सब तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया। अब नया आ रहा है, न्यूज़ आ रही है कि 35% टैक्स लगेगा। तो जब हर जगह टैक्स लगाओगे तो जनता के पास ऑप्शन रहेगा नहीं। इसलिए जो पलायन होता है वो भी एक समस्या है कि पलायन को कैसे रोकें। आप देखिए कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है, उसकी भी एक दिक्कतें हैं कि वो पूरी तरह से ओवरशैडो हो जाती है बॉलीवुड से, उसको स्क्रीन्स नहीं मिलती है। देवेंद्र फडणवीस के टाइम पे जो महाराष्ट्र दिवस मनाया गया था, उसमें अक्षय कुमार को बुलाया था। कोई भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री की पर्सनैलिटी को बुलाया ही नहीं, मराठी राइटर को नहीं बुलाया, लिटरेचर से रिलेटेड कई हस्तियाँ होंगी, उनको नहीं बुलाया गया। फिर आप बात करते हो इसकी मराठा प्राइड की, मराठी मानुस की। वो मराठी मानुस जो है, वो विरार तक पहुँच चुका है। चौल और झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हो चुका है। रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो चुका है। भाषा का प्रमोशन क्या क्या किया गया है वो तो यही जाने, लेकिन उर्दू के प्रमोशन के लिए इनके पास से पैसे आ जाते हैं। मराठी स्कूल इनसे खुलते नहीं बनते हैं, लेकिन मदरसे के लिए पैसे आ जाते हैं। फिर आप मराठा प्राइड और मराठी मानुस पे वोट मांगते हो। ये कहाँ तक सही है, बताइए। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे उठाए जाएंगे। जनता जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लिखेगी क्योंकि उसका भी गुस्सा निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी फुल मेजोरिटी वाली सरकार है तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हमारे जैसे लोग भी सवाल पूछते रहेंगे। तो चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। उम्मीद है ये सरकार उन चुनौतियों का सामना अच्छे से करेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।